मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने लॉन्च किया है एमपी लेड ई साक्षी मोबाइल ऐप। पहले समझते हैं कि एमपी लेड स्कीम क्या है, उसके बाद समझेंगे ई साक्षी मोबाइल ऐप क्यों लॉन्च किया गया है। एमपी लेड स्कीम के अंदर क्या आता है, हर एमपी को सालाना 5 करोड़ रुपया दिया जाता है ताकि वो डेवलपमेंट कार्य करे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो जब डेवलपमेंट कार्य होता है तो उसका मेन जो काम करता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। तो एमपी जो है वो लोग कौन कौन से काम करने हैं नहीं करने हैं वो रिकमेंडेशन देते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। वही स्कीम है एमपी लैड। तो इस चीज़ को करने के लिए इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है ई साक्षी मोबाइल ऐप। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो एमपी है वो अपना जो रिकमेंडेशन है वो अच्छी तरह से प्रपोज कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे और ओवरसी कर पाएंगे इस ऐप के तहत। ये जो एमपी लैड स्कीम है इसका मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये 1993 में लॉन्च हुआ था बाय मॉस्पी। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। इस स्कीम के अंदर क्या होता है हम लोग जान ही गए। एमपी सजेस्ट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि जो मेरा 5 करोड़ रुपया हम लोगों को मिला है उसको कहाँ पर खर्चा करना है और किस तरह से खर्चा करना है। जो राज्यसभा के एमपी हैं वो अपने राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट या उससे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए कह सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, तो वो पूरे देश के किसी एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट या अलग 2-4 डिस्ट्रिक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। एनुअल फंड इंटाइटलमेंट पर एमपी क्या होता है, 5 करोड़, बता ही दिया मैंने आपको। और हर प्रोजेक्ट के लिए मिनिमम अमाउंट 2.5 लाख होना ही चाहिए। IISF 2023 मनाया गया जो कि 9th एडिशन था। और ये 2015 के बाद सबसे बड़ा साइंस फेस्टिवल था इंडिया में, और इसमें साइंस को सेलिब्रेट किया गया। ये एक कोलैबोरेटिव इंडीवर था बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन पार्टनरशिप विद विज्ञान भारती। इस बार का जो IISF 2023 हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या था। एक तो ऑब्जेक्टिव है कि जो भी इंडिया अचीवमेंट किया है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको सेलिब्रेट किया गया। और दूसरा जो कि यंग स्टूडेंट्स है, इंडियन सिटीजन है, उसके अंदर साइंस के प्रति भावना और जागृत किया गया। सेंट्रल थीम रखा गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। इसके ऑर्गेनाइजर थे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग बॉडी थे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। कहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ, कौन थे इसके होस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट फरीदाबाद हरियाणा। ऋषि लिमिटेड पहली PSU बन गई है इंडिया की जो कि इशू कर रही है जापानीज डोमिनेटेड येन ग्रीन बॉन्ड्स अंडर इट्स $10 बिलियन ग्लोबल मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम। अब ये जो बॉन्ड है जो कि 5 ईयर्स के बॉन्ड है वो 1.76% पे रिलीज़ हो रहे हैं। 5.25 ईयर के जो बॉन्ड है वो 1.79% के हिसाब से इशू हो रहे हैं, और 10 ईयर बॉन्ड जो है वो 2.2% के हिसाब से इशू हो रहे हैं। और जो भी बॉन्ड से पैसा आएगा वो यूज़ किया जाएगा टू फाइनेंस एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट्स। अब ये समझ लेते हैं कि REC लिमिटेड करती क्या है, क्योंकि REC लिमिटेड ने ही इशू किया है ना ये बॉन्ड, और इस बॉन्ड को यूज़ करेगी एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट पे। तो इसका क्या काम है REC लिमिटेड का, ये एक महारत्ना कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो कि फाइनेंस करती है। अब फाइनेंस करती है तो RBI के साथ इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये RBI के साथ रजिस्टर्ड है एज NBFC, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी। REC लिमिटेड फाइनेंसिंग करती है किनको, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को और नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को। जो ये फाइनेंस कर रही है इसका मतलब कि इसको कहीं ना कहीं RBI के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा, इसीलिए ये रजिस्टर्ड है एज NBFC, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी। अब चूंकि ये पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फाइनेंस कर रही हैं तो ये समझना होगा कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर क्या होता है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जहाँ पर पावर बनाया जाता हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता हो। तो जो भी कंपनियाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है उनको फाइनेंस करती है REC लिमिटेड। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तो है लेकिन पावर से रिलेटेड नहीं है, यानी कि रोड बनाती है, रेलवे बनाती है, तो उन लोगों को भी ये फाइनेंस करने लगी है। तो REC लिमिटेड एक महारत्ना कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, और ये लोन देती है किसको, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को और नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी। अभी ये स्टेट, सेंट्रल और प्राइवेट कंपनीज को भी लोन देती है फॉर द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट। ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, अभी हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंश्योरेंस हुआ है न्यू दिल्ली में, जिसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। तो उसी के अंदर ये स्कीम के बारे में बात हो रहा था, ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। इसमें इंश्योरेंस दिया जाएगा
किसको? फिशर्स को, जैसे कि फिशरमैन, फिशर वुमेन, फिश वर्कर्स, फिश फार्मर्स और जो भी फिशिंग और फिशरीज रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उन लोगों को मिलेगा इंश्योरेंस। लेकिन जिनका उम्र 18 से 70 वर्ष है उसी को मिलेगा। ये 2020-21 में ही लॉन्च किया गया है। इसका पेरेंट स्कीम मत्स्य संपदा योजना है और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि इसका जो भी प्रीमियम होगा वो सारा कुछ सरकार देगी, फिशर लोगों को कुछ नहीं देना होगा। अब ये देख लेते हैं कि कितना कितना इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होता है तो 5 लाख का कवरेज है, और अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होता है तो 2.5 लाख का, और अगर एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो 25,000 का। अब ये जो इंश्योरेंस है वो 12 मंथ के लिए होगा और जो भी प्रीमियम है वो एनुअली पे किया जाएगा सरकार के द्वारा। अब सरकार में भी सेंटर और स्टेट दोनों है तो क्या रेशियो रहेगा? तो अगर स्टेट है तो 60-40 का रेशियो रहेगा, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट्स है तो उस केस में 90:10 का रेशियो रहेगा, और यूटीज़ के लिए 100% सेंटर दे रही है। इस स्कीम का नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एक बार आप देख लीजिए, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। ये जो भी इंश्योरेंस क्लेम है वो मैनेज किया जाएगा प्रोविडेंस इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि इंटरमीडियरी है थ्रू ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड OCL। नेशनल स्टार्टअप डे जो कि 16 जनवरी को मनाया जाता है वो मनाया गया, और इस ओकेज़न पर DPIIT ने रिजल्ट्स लॉन्च किए। किसके रिजल्ट्स? स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022। तो इस रैंकिंग में 33 स्टेट्स और यूटीज़ को इवेल्युएट किया गया अक्रॉस 5 परफॉर्मेंस कैटेगरीज: बेस्ट परफॉर्मर्स, टॉप परफॉर्मर्स, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स एंड इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये जो इवेल्युएशन हुआ वो 7 ब्रॉड रिफॉर्म एरियाज पे हुआ विद 25 एक्शन पॉइंट्स। कौन कौन से रिफॉर्म एरियाज थे? इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सेस टू मार्केट, इंक्यूबेशन, मेंटरशिप सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इनेबलर्स, रोड मैप टू ए सस्टेनेबल फ्यूचर। इन 7 रिफॉर्म एरियाज पे 25 एक्शन पॉइंट्स को जज किए गए और उसमें से 100 नंबर में से उन लोगों को नंबर मिला, और फिर देखा गया कि किसका रैंकिंग क्या होता है। तो स्टेट्स को जो रैंकिंग दिया गया वो 2 कैटेगरी पे दिया गया, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए का मतलब वैसा स्टेट्स और यूटीज़ जिनका पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा हो, और कैटेगरी बी का मतलब ऐसा स्टेट्स और यूटीज़ जिसका पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम हो। अब रैंकिंग को देख लेते हैं एक बार। तो कैटेगरी ए जिसका पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है उसमें बेस्ट परफॉर्मर रहा है गुजरात, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। और कैटेगरी बी जिसमें पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है उसमें बेस्ट परफॉर्मर रहा है हिमाचल प्रदेश। तो बेस्ट परफॉर्मर आपको याद रखना है, और टॉप परफॉर्मर्स और लीडर्स को एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का जो भी एरिया और प्रोडक्शन का डेटा होता है वो रिलीज़ करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। किस नाम से? एडवांस एस्टीमेट का नाम से। तो 3rd एडिशन रिलीज़ कर दिया गया है एडवांस एस्टीमेट का हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसके अंदर टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना हुआ है 355.25 मिलियन टन्स, जिसमें से कि 8.07 मिलियन टन्स ज़्यादा है 2021-22 से। हम लोग डेटा 2022-23 का दे रहे हैं, ये चीज़ याद रखने का चीज़ है। टोटल एरिया अंडर प्रोडक्शन 28.34 मिलियन हेक्टेयर्स है। ये दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन और टोटल एरिया अंडर प्रोडक्शन। इसके बाद का जो भी डाटा है एक बार इसको आप देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि डिटेल में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला 2 डेटा है, टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन 355.25 मिलियन टन्स, टोटल एरिया अंडर प्रोडक्शन 28.34 मिलियन हेक्टेयर्स। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग चल रहा है डेवोस, स्विट्ज़रलैंड में, जिसके अंदर इंडिया ने लॉन्च कर दिया है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। तो जेंडर इक्वलिटी के लिए इंडिया ने लॉन्च किया है ये अलायंस। ये अलायंस का क्या ऑब्जेक्टिव है? जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है तो वुमेन जो पिछड़ी रह जा रही हैं उनको आगे करने का बात होगा। वुमेन का एजुकेशन, वुमेन का हेल्थ और वुमेन का एंटरप्राइज, इन सबों को बूस्ट करने के लिए नॉलेज शेयरिंग होना चाहिए ग्लोबल लेवल पे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आना चाहिए ग्लोबल लेवल पे, और जितना भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है ग्लोबल लेवल पे वो सब भी आना चाहिए सामने। इस अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये हाउस्ड एंड एंकर्ड बाय CII सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप है। नेटवर्क पार्टनर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है इन्वेस्ट इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार 2024 वितरण किया है। ये 19 एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को मिला है, जिसमें से कि 9 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं। 18 स्टेट्स और यूटीज़ में से ये बच्चे बिलोंग करते हैं। ये 7 कैटेगरी के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है। 7 कैटेगरी कौन कौन से है
आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इन्वायरमेंट, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स। आर्ट एंड कल्चर में सबसे ज़्यादा अवार्ड मिला है और इन्वायरमेंट में किसी को भी अवार्ड नहीं मिला है। ये 5 से 18 साल के बच्चे को मिलता है और ये इंडियन सिटीजन को ही मिलता है फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन द कैटेगरीज। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और रिवार्ड में क्या मिलता है, एक मेडल और एक सर्टिफिकेट। नेशनल क्वांटम मिशन का पहला बोर्ड मीटिंग हुआ है जिसमें यह डिस्कस किया गया है कि नेशनल क्वांटम मिशन का क्या टाइमलाइन होगा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और मिशन कोऑर्डिनेशन सेल का भी फॉर्मेशन करेंगे। ये सब बातें हुई। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि नेशनल क्वांटम मिशन क्या होता है, क्या है ये। इस मिशन के अंदर हम लोग जो भी क्वांटम टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको और बढ़ावा देंगे और देखेंगे क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं। ये 2023 में ही लॉन्च हुआ है, 8 साल के लिए लॉन्च हुआ है, 23-24 से लेकर के 2030-31 तक। इसका टोटल आउटले है 6003.65 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है कितना आउटले है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या डिपार्टमेंट कौन सा होता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही होगा, साइंस की बात हो रही है तो। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन सेक्टर का इवेंट हुआ है बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना में आता है। इसका क्या नाम है, एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024। जो विंग्स इंडिया 2024 है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड फिक्की के द्वारा। इसका थीम क्या था, कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन एट 2047। अब यहाँ पर कुछ कुछ मेजर अनाउंसमेंट किए गए हैं, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। उड़ान 5.3 प्रोग्राम का लॉन्च हो गया है। इससे पहले जो भी उड़ान प्रोग्राम थे उसमें जो भी रूट्स थी जिनको टर्मिनेट कर दिया गया था टेन्योर से पहले या फिर कैंसिल कर दिया गया था, उन सारे रूट्स को वापस से इंक्लूड किया गया है उड़ान 5.3 में। इसके बाद एयर बस और एयर इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर खुलने वाला है गुरुग्राम में, उसका भी लॉन्च इसी इवेंट में हुआ। और तीसरा वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप इसे रीड कर सकते हैं। पीएम मोदी ने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप लगेगा, जिससे कि जो लो एंड मिडिल इनकम इंडिविजुअल्स है उनको कम दाम में इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी और अगर सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी मिल गई तो उसका उनको इनकम भी जनरेट हो पाएगा और इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी कम आ पाएगा। अगर बैकग्राउंड समझे इस योजना का तो 2014 में रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत क्या था कि जो सोलर कैपेसिटी है उसको 40,000 मेगावाट यानी कि 40 गीगावाट तक पहुंचाना था 2022 तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टारगेट मीट नहीं हो पाया। तो उसका फेज़ 2 भी आया जिसमें कि ये जो टारगेट है उसका डेडलाइन को 2024 से 2026 तक शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा लगता है कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए ये एक अटेम्प्ट होगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। पीवीटीजी यानी कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए जो न्यू सोलर पावर स्कीम था उसको अप्रूवल मिल गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ये समझते हैं कि न्यू सोलर पावर स्कीम क्या है, जो कि पीवीटीजीज के लिए यानी कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है। इसके अंतर्गत 1 लाख पीवीटीजी एरिया जहाँ पर लाइन नहीं है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना है थ्रू सोलर पावर स्कीम। इस स्कीम का 2 कंपोनेंट है। पहला तो 1 लाख पीवीटीजी हाउस होल्ड को इलेक्ट्रीफाई करेगा थ्रू ऑफ ग्रिड सोलर पावर, जिसमें कि खर्चा लगेगा 500 करोड़, जिसमें कि 100% सेंट्रल देगा। पर हाउस होल्ड 50,000 रुपया मिलेगा। और जहाँ पर ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है वहाँ पर मल्टीपर्पज़ सेंटर में ही सोलराइजेशन होगा, तो उसके लिए 15 करोड़ दिया गया है। इसमें भी 100% सेंट्रल शेयर है और पर एमपीसी यानी कि पर मल्टीपर्पज़ सेंटर 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो यहाँ से समझ में आ गया, पहला कंपोनेंट में 500 करोड़, दूसरा कंपोनेंट में 15 करोड़ यानी कि 515 करोड़ इसका फाइनेंशियल आउटले है। 3 साल के लिए ये चलेगा 2023-24 से लेके 2025-26 तक। पहला साल 20 करोड़, दूसरा साल 255 करोड़ और तीसरा साल 240 करोड़। ये जो फंड है वो कहाँ से सोर्स किए जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इसका कवरेज पहुँच गया है, बड़ी बात है। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन सी है, जो भी रिस्पेक्टिव डिस्कॉम है वो लोग ही इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पीवीटीजी एरिया में। और मॉनिटरिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दोनों हैं। नीति आयोग का डिस्कशन पेपर आया है जिनमें उन्होंने कहा है कि इंडिया में 2005-06 से लेकर के अभी तक कितना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कमा है, मतलब कम हो गया है। तो उनका कहना है कि लार्जेस्ट डिक्लाइन उत्तर प्रदेश में हुआ है जहां पर 5.94 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकल गए हैं पिछले 9 सालों में। उसके बाद बिहार में ऐसा हुआ है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में।
ऐसे तो ग्लोबल एमपीआई में 10 इंडिकेटर होते हैं, लेकिन नेशनल एमपीआई में 12 इंडिकेटर होते हैं और उन 12 इंडिकेटरों में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाईएस्ट डेप्रीवेशन लेवल जो है वो कुकिंग फ्यूल में और हाउसिंग में, और लोएस्ट डेप्रीवेशन लेवल है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मॉर्टलिटी रेट यानी 2.06%। फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर बैंक अकाउंट। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो देखें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि 2013-14 में 29.17% एमपीआई था, जो कि घट के 11.28% हो गया है 2022-23 में। इसका मतलब कि 17.89 परसेंटेज पॉइंट का डिक्रीज़ हुआ है। 2013-14 में कितना था? 29% अप्रॉक्स, और 2022-23 में कितना हो गया है? 11.28%। सबसे ज़्यादा डिक्लाइन जिस पेस में हुआ है वो हुआ है 2015-16 से 2019-21 के बीच में। सबसे तेज़ी से डिक्लाइन हुआ है, 10.66% है एनुअल रेट ऑफ डिक्लाइन। लेकिन अगर देखा जाए कि 2005-06 से लेकर के 2015-16 तक कितना डिक्लाइन का पेस था, तो 7.69% था एनुअल रेट ऑफ डिक्लाइन। इस रिपोर्ट के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया जो है SDG 1.2 जो टारगेट है वो आराम से कंप्लीट कर लेगा 2023 के बीच में। SDG 1.2 टारगेट क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कम करना एटलीस्ट बाय हाफ, यानी कि कम से कम हाफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कर देना है। तो ये 2030 तक टारगेट था, लेकिन इंडिया 2023 में ही इसको अचीव कर लेगा। एक बार जल्दी समराइज़ कर लेते हैं। नीति आयोग का डिस्कशन पेपर के हिसाब से जो लार्जेस्ट डिक्लाइन है कौन कौन से स्टेट में है? सबसे पहला उत्तर प्रदेश, जहाँ पर अप्रॉक्स 6 करोड़ लोग एमपीआई से बाहर निकल गए हैं लास्ट 9 ईयर्स में। फिर बिहार है, मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो देखें तो 2013-14 में 29.17% था, जो कि घट के 2022-23 में 11.28% रह गया। कितना रिडक्शन हुआ है? 17.89% रिडक्शन हुआ है। सबसे तेज़ी से डिक्लाइन कब हुआ था? 2015-16 से 2019-21 में। एनुअल रेट ऑफ डिक्लाइन था तभी 10.66% एज कम्पेयर टू द पीरियड 2005-06 से लेकर 2015-16, जहाँ पर एनुअल रेट ऑफ डिक्लाइन था 7.69%। सिग्निफिकेंस क्या है इस रिपोर्ट का? इंडिया जो है SDG टारगेट 1.2 अचीव कर लेगा 2023 तक, जबकि इसको करना है 2030 तक। SDG टारगेट 1.2 है क्या? इसमें MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हाफ तक लाना है, तो ये आराम से ले आ रहा है। अभी तक जो रिपोर्ट हमने देखा वो नेशनल MPI पर था, लेकिन हम लोग ये देख लेते हैं कि नेशनल MPI क्या है और ये कैसे अलग है ग्लोबल MPI से। तो नेशनल MPI जो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको डेवलप किया गया है नीति आयोग के द्वारा विद द हेल्प ऑफ UNDP एंड OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉलिसी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और ग्लोबल MPI जो है वो UNDP और OPHI के द्वारा बनाया जाता है। इसमें 12 इंडिकेटर हैं, जबकि ग्लोबल MPI में 10 इंडिकेटर होते हैं। इसमें कौन कौन से 2 एक्स्ट्रा इंडिकेटर हैं? पहला जो है वो है बैंक अकाउंट्स और दूसरा है मैटरनल हेल्थ। इसमें कौन सा मेथोडोलॉजी यूज़ होता है? एल्कायर फॉस्टर। बस हो गया, यहाँ तक आपको रिवाइज कर लेना है। सर 2023 लॉन्च कर दिया गया है प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। ये असर क्या है? ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसका टाइटल है बियॉन्ड बेसिक्स। ये जो है ये सर्वे है, 2005 से स्टार्ट हुआ था ये सर्वे, और हर साल ये सर्वे होता है जिसमें कि बच्चों के बारे में कितना उसका बुद्धि है या नहीं है वो सब चेक किया जाता है। ये प्रथम NGO के द्वारा किया जाता है और ये सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे है, यानी कि इसमें कोई गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। और ये हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है, यानी कि स्कूल में जा के सर्वे नहीं हो रहा है, घर में जा के सर्वे हो रहा है कि आपका घर का बच्चा क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, इसके बारे में। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये रूरल इंडिया का सर्वे है, अर्बन इंडिया का नहीं। रूरल इंडिया में जा कर के चेक वेक करते हैं, सर्वे वर्वे करते हैं। इस बार इन्होंने सर्वे किया है 28 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 26 स्टेट, जिसमें कि कितना यूथ को इन्होंने सर्वे किया है? 34,745। ये इंपॉर्टेंट नंबर है, 34,745 यूथ को सर्वे किया गया है 28 डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस 26 स्टेट। हर स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया है, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश चूँकि बड़ा है तो उस स्टेट में 2-2 डिस्ट्रिक्ट को सर्वे किया है, इसीलिए 28 डिस्ट्रिक्ट हो गया है और 26 स्टेट रहा है। 2 तरह का असर सर्वे होता है। पहला होता है 3 से 16 साल के बच्चों के लिए, जिसमें यह चेक किया जाता है कि उसको बेसिक रीडिंग आता है कि नहीं आता है, अरिथमेटिक आता है कि नहीं आता है, 5 से 16 साल के बच्चों के लिए। और दूसरा है असर बियॉन्ड बेसिक सर्वे, इसमें 14 साल से 18 साल के बच्चे के
पीछे सर्वे किया जाता है। तो इस बार का जो सर्वे है वो बियॉन्ड बेसिक्स टाइटल्ड है। इसका मतलब कि जो बच्चे 14 साल से 18 साल के बीच में हैं उनके बारे में ये सर्वे हुआ है। इस सर्वे का मेथोडोलॉजी कौन सा है? एक तो एक्टिविटी, कौन कौन सी एक्टिविटी अभी यूथ कर रहा है, एबिलिटी क्या क्या वो कर सकता है, क्या वो पढ़ाई कर सकता है, रीडिंग कर सकता है, मैथ बना सकता है, और तीसरा अवेयरनेस एंड डिजिटल एप्टीट्यूड, क्या डिजिटली वो लोग अवेयर है। इस रिपोर्ट का कुछ फाइंडिंग्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये रिपोर्ट बहुत बड़ा है, आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक्सर्प्ट्स मैंने यहाँ पर ला के रखा हुआ है। एक बार आप इसे देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ओवरऑल 86.8% जो है वो कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड है, और बाकी जो अराउंड 13% है वो कहीं भी इनरोल्ड नहीं है। ठीक है, तो अगर पढ़ाई के लिए कहीं भी इनरोल्ड है तो वो 86.8% है। दूसरा पॉइंट है कि घर में काम कौन ज़्यादा करता है, तो घर में ज़्यादा काम करती हैं लड़कियाँ। तो लड़कियाँ 86% जो घर में काम कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स जो 66% है। अब रीडिंग करने की बात आती है कि कौन रीडिंग कर सकता है, तो 73.6% है जो कि रीडिंग कर सकते हैं एटलीस्ट स्टैंडर्ड 2 लेवल के रीजनल लैंग्वेज को, और बढ़िया से पढ़ सकते हैं। अब रीजनल लैंग्वेज तो हो गया, अब इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ पाते हैं कि नहीं वो देख लेते हैं। तो 57.3% ऑफ ऑल यूथ जो कि इंग्लिश पढ़ पाते हैं, और उनमें से भी 73.5% है जो कि इंग्लिश को समझ भी पा रहे हैं। अब देखते हैं कि कितना डिजिटल डिवाइस है कि नहीं है घर के अंदर, ओनरशिप है कि नहीं है। तो कंप्यूटर्स में देखा जाए तो 9% के पास कंप्यूटर है, और बच गया 91% उसके पास कंप्यूटर नहीं है। जिनके पास कंप्यूटर है 9%, उसमें से 85% उसको यूज़ कर सकते हैं, और जिनके पास कंप्यूटर है ही नहीं उसमें से 34% उसको यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर की बात हो गई, तो अब स्मार्टफोन के बारे में देख लेते हैं। तो 89% ऑफ ऑल यूथ के पास स्मार्टफोन है, और 28% ऑफ यूथ ये जानते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन सर्विसेज को यूज़ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप एकदम रट के जाइए। अब मैं आपको ये रिपोर्ट को एक बारी से स्लाइड से दिखा देता हूँ, आप इसे एक बार गो थ्रू कर सकते हैं।